अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। पहले वक्त में जो अपनापन और प्यार मोहब्बत है वो आज के वक्त में ख़त्म हो गया है। आज के वक्त में बिल्कुल सारा मतलब कमर्शलाइज हो चुका है। इंडियन आइडल, वॉइस ऑफ इंडिया, सारेगामा, सब में मेरा सिलेक्शन हो गया था। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास हस्ती इस वक्त मौजूद है और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि बड़ा अच्छा है कि आप वैसे तो एक किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिन्होंने अपने सामने कई दौर बदलते हुए देखे हैं, तो मुझे लगता है वो किताब पढ़ने से भी ज़्यादा अनुभव और किस्से आपको वहाँ से मिलेंगे। तो आज हमारे साथ अलेक्जेंडर जी मौजूद हैं। सर, पहले तो मेरी तरफ से सल्यूट आपको, बहुत स्वागत। और जब आज आपको इन पर्सन पहली बार मिली और गाते हुए सुना, तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि अगर मैं आपको देख नहीं रही हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी उम्र कितनी है। और ऐसा लग रहा था कि कोई 30s की एक यंग आवाज़, 30s वाले एज ग्रुप में जो है वो गा रहे हैं। और अगर इफ़ आई मे टेल योर एज, सो ही इज़ गोइंग टू बी 75 सून, एम आई राइट? 5 अक्टूबर। आपको जन्मदिन की एडवांस बधाई। थैंक यू सो मच। अब मैं आपकी जितना अच्छा गा नहीं सकती, वरना मैं आपको गाकर बधाई देती। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। सो नाइस। इतना बड़ा पाप किया है मैंने अभी नहीं, कुछ नहीं। कि अलेक्जेंडर जी के सामने मैं गा रही हूँ, लेकिन आपको देख के दिल इतना खुश हुआ तो मैंने लिबर्टी ले ली। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मुझे आज तक जब प्यार मिला है देहरादून की तरफ से, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मुझे इज्जत और प्यार और नाम शोहरत जो देहरादून ने दी है। देहरादून में पहला ऑर्केस्ट्रा आने से लेकर साल 2022 में जब आज हम ये बात कर रहे हैं, आपने न सिर्फ देहरादून को, मुझे लगता है बल्कि पूरे उत्तराखंड को संवरते हुए, बनते हुए, अस्तित्व में आते हुए और हर तरह के दौर आपने देखे। कितना बदला है ये वक्त और कितना बदला है देहरादून? पहले वक्त में जो अपनापन और प्यार मोहब्बत है वो आज के वक्त में ख़त्म हो गया है। आज के वक्त में बिल्कुल सारा मतलब कमर्शलाइज हो चुका है और सारा लोग मतलब कि जो प्यार मोहब्बत एक दूसरे को जानते थे कि हाँ भाई फला जगह वहाँ पर वो रहता है, अब आजकल पड़ोसी को नहीं जानता है। इतना मतलब बदलाव आ चुका है। लेकिन तो लगता था कि ये मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर हो रहा है, पर देहरादून में भी यही बात आ गई है। लेकिन देहरादून मेरे दिल में लाखों में एक है कि यहाँ पर अभी भी प्यार मोहब्बत कायम है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, अरे भाई वो अच्छा फला आदमी, ठीक है, बस ये प्यार है। अब ये बताइए, जब यहाँ पहला ऑर्केस्ट्रा आया था तो उस समय आप कितने साल के थे? और जब आपको पहली बार ये मालूम चला कि अच्छा अब आप एक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनने वाले हैं, वो फीलिंग क्या थी? वो फीलिंग तो मैं आज तक नहीं भूल सकता। ज़िंदगी में जब पहली बार मुझे मौका मिला तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में मसूरी में गाने का मौका मिला। और गाने के लिए जब उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट कोई कुछ नहीं, मतलब कि सिर्फ हवाइन गिटार होता, उसमें वैम्पिंग चलती थी। उस ज़माने से मैंने गाना स्टार्ट किया है, तो उसमें रफ़ी साहब के ही गाने हुआ करते थे। तो लोगों ने कहा कि भाई गाने वाला नहीं है इसमें, हम म्यूज़िक रोज़ सुनते, कोई गाने वाले, तो मैंने कहा गाना आता है? मैंने कहा जो थोड़ा बहुत आता है। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो शुरुआत मेरी मसूरी से हुई। लेकिन देहरादून में लॉयंस विंटर फेस्टिवल होता है, उसमें मतलब कि पहला चांस मुझे गाने का मिला। मैंने पहले जो गाना गाया था पब्लिक में, मेरी आवाज़ सुनो, वो आज तक आवाज़ कायम है, लोग सुन रहे हैं। तो आप हमें भी सुनाइए। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। क्या बात है, मुझे लगता है दिल से आवाज़ निकली, दिल से आपने कहा मेरी आवाज़ सुनो, और सिर्फ पूरे देहरादून ने नहीं, पूरे उत्तराखंड ने नहीं, पूरे इंडिया ने आपकी आवाज़ सुनी। मुझे नाज है अपने देहरादून पर, उत्तराखंड पर।
जिसके मैं कुछ लायक हूँ। जब आपने ये गीत गाया, क्योंकि इतनी इतनी पॉलिश और इतनी रिफाइंड, इतनी सोलफुल आवाज़ है आपकी, ऑडियंस की तरफ से किस तरह का फीडबैक आया, या जो लोग आपको सुन रहे थे उस वक्त, उनका क्या फीडबैक? जिस वक्त मैंने गाना पहली बार गाया तो यकीन मानिएगा जाड़े का समय था और मैं पसीने पसीने हो गया था पसीने पसीने। लेकिन उसके बाद एक पब्लिक की डिमांड आई वंस मोर तो उस जमाने में दूसरा गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये दूसरा गाना। आर्टिस्ट तो दूसरों के लिए जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जब ये सोच पा रही हूँ कि उस दौर में, मैं जब उस दौर के उत्तराखंड के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पर्सनली गाना एक अलग बात होती है कि आप घरों में गुनगुना रहे हैं, और एक प्रोफेशनली उस स्तर तक पहुंचना एक अलग बात होती है। और आपने जब ये शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग ऑर्केस्ट्रा को लेकर उतने बात करते होंगे या उनको उतना मालूम रहा होगा। तो आपने तो एक तरह से एक नई क्रांति जो है उस फील्ड में शुरू की। मतलब ये मेरा ज़माना ये था कि जिस समय प्रोग्राम्स होते थे, और स्टेज प्रोग्राम्स तो अलग ही छोड़ दीजिए, मैरिजेस वगैरह भी होती थी, उसमें भी लोग मुझे जब बुलाते थे तो पहले पूछता भी डेट अवेलेबल है कि नहीं है। उस बेस के ऊपर रिसेप्शन में डेट चेंज कर देते थे। ये तक मेरे साथ हुआ है। So you were like the most sought after person. और जिसमें मतलब एक बार टिहरी गढ़वाल में प्रोग्राम था, उसमें नई नई फिल्म आई थी, तो ये घर जो हैं, उसका गाना में रास्ते में चलते थे, मैंने सीखा तू दिख्यान दे जनी जुन ली। और वहाँ जाके जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो लास्ट में मैंने कहा कि मैं एक आखिरी गाना गा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो गलतियाँ माफ़ कीजिएगा। तो मैंने जैसे ही गाना शुरू किया, यू वोंट बिलीव, जितने लोग वहाँ बैठे थे सब उठ के डांस करने लगे। क्या बात है। वो मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस था। आपको वैसे उस ज़माने का किशोरदा कहा जाता था या रफ़ी साहब कहा जाता था? नहीं, किशोरदा तो मुझे आपकी आवाज़, हाँ मुझे, क्योंकि जब आपने स्टेज पर गाया तो मुझे किशोरदा वाली झलक दिखाई दी। शुरुआत मेरी रफ़ी साहब के गानों से हुई। जी हाँ, तो आपकी इंस्पिरेशन रफ़ी साहब? रफ़ी साहब। और इसमें जो आज जो मैं गा रहा हूँ, जिस उम्र में आके मैं गा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी माँ का है। उन्होंने कहा बेटा सारे कर्म करें, शराब को हाथ मत लगाना। मैं शराब नाम की हर चीज़ से अलग हूँ, पान बीड़ी सिगरेट सब सबसे अलग हूँ। मैं खाना और गाना, ये दो शौक है मेरे। ऑर्केस्ट्रा के दौर से लेकर अब आज भी संगीत जिस तरह से बदल रहा है, अब तो यहाँ पर फोक पे कई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो सब आप भी देख रहे हैं। आज के फोक को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या उसके अंदर उत्तराखंड की वो आत्मा है जो पहले हुआ करती थी? पहले जो आत्मा होता था उसमें आत्मा तो होती थी, लेकिन आज के ज़माने में जो बच्चे हैं उनके अंदर वो आत्मा दोबारा वापस आ रही है। ये मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज़ को। मतलब कि उनके अंदर कल्चर दोबारा ज़िंदा हो रहा है। पुराने लोग जो हैं उनको देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार आ रहे हैं। ये फ़र्क आया है। पहले हमने देखा कि उत्तराखंड में जो फोक गीत लिखे गए उनमें पलायन का दर्द होता था, उसमें उस समय के संघर्षों का दर्द होता था, या आंदोलन का अक्स उनमें दिखता था। आज के गाने और गीत कम से कम जिस तरह के शब्द आ रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ खोया है, वैल्यू लॉस? इसमें बहुत कुछ खोया। इसमें सबसे बड़ा तो मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा म्यूजिकल मीडिया है उसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। उसने ट्रेंड ही चेंज कर दिया पूरे बच्चों का। जो हमारे मतलब कि फोक म्यूजिक होते थे, फोक इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सारे चेंज हो गए। सबके न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ गए सबके लिए। तो वो मतलब कि वो मिठास, वो अपनापन खोता चला जा रहा है धीरे धीरे। उत्तराखंड का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए कौन सा है, वाद्य यंत्र जो यहाँ का? वाद्य यंत्र जहाँ तो मिल, वो तो ये क्या कहते हैं उसको, मेन नाम नहीं याद है मुझे, वो जो ढोल ढमाओ मेन तो वही है। उसी की वजह से उत्तराखंड का नाम मशहूर है। और उसको आजकल तो बल्कि जो प्रोग्राम वगैरह शुरू होते हैं तो उसमें मोस्टली यही कोशिश ये होती है कि ढोल ढमाओ से स्टार्ट किया जाए प्रोग्राम। आज के दौर में जो सिंगर्स दिख रहे हैं या जो पहाड़ से भी निकल रहे हैं, सबसे प्रॉमिसिंग आपको कौन सा है? प्रॉमिसिंग जो मेरे ज़माने के हैं वो तो नेगी सिंह जी है। नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी का फेवरेट गाना कौन सा है आपका? नेगी जी मेरे भी फेवरेट है। नहीं, वही मैंने बताया ना, जो पहले गाना मैंने सीखा था वही था, तू दिख्यान दे जनी जुनियाली, तू दिख्यान दे जनी जुनियाली, सच्चे त्यारा सो जब हुन छुई रूपा की पहली प्यार नो, वो त्यारा रूप देख के लोग जली गैना बोल्या बनी गैना, लोग जली गैना बोल्या बनी गैना।
बहुत ही सुंदर। मैंने बचपन से ये गाना घर में रेडियो में टेप रिकॉर्डर में बजते हुए सुना है। आज आपने जिस तरह से गाया मैं सोच रही हूँ कि वो वाला ज़्यादा अच्छा था या ये वाला ज़्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, आप जिस अंदाज में गा रहे हैं, मैं आपने अपनी आवाज़ की तैयारी के लिए, आवाज़ को आज भी उतनी ही मिठास के साथ भरे रखने के लिए किस तरह के एफर्ट्स लेते हैं? कुछ नहीं, बेफिक्री। ये आप डिप्लोमेटिक जवाब दें। ना हो ही नहीं सकता। खाने पीने में सबसे ज़्यादा खट्टा मैं खाता हूँ, सबसे ज़्यादा मिर्च अचार मसाला मैं खाता हूँ। तो ये मिथ है क्या कि ये सब खाने से आवाज़ खराब होती है? ये मैंने कहा ना, अगर आपका विश्वास है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं गा रहा हूँ, तो आप गाते रहेंगे। अगर आपने ज़रा भी सोच लिया अरे मेरे गले को ये हो रहा, तो ना होता होगा तो हो जाएगा, बट नेचुरल है। वैसे अगर पहाड़ से आगे निकलकर जब हम संगीत की बात कर रहे हैं, ओवरऑल भारत में तो एक से बढ़कर एक म्यूजिशियंस का, प्लेबैक सिंगर्स का इतिहास रहा है, बड़े बड़े नाम रहे हैं। आपका फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट तो रफ़ी साहब है। रफ़ी साहब। फीमेल वॉइसेस में फिर मुझे लता जी। लता जी का कोई भी? लता जी का बहुत गाने हैं, लेकिन फीमेल वॉइस में गा पाएंगे? नहीं फीमेल वॉइस में इस वक्त नहीं गा पाऊंगा। वैसे जितने लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता रही हूँ कि अलेक्जेंडर जी एक ही गीत में मेल वॉइस और फीमेल वॉइस के बीच में इतना ब्यूटीफुली स्विच करते हैं कि अगर आप उनको देख नहीं रहे तो शायद आपको एक सेकंड के लिए पता नहीं चलेगा कि एक ही व्यक्ति दोनों आवाज़ में गा रहे हैं, जिसका लाइव नमूना मैं देख चुकी हूँ। तो बहुत शानदार था। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। लता जी का फेवरेट गाना जो भी है? लता जी का अभी परसों ही मैंने गुनगुनाया है, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। मुझे लगता है लता जी कभी नहीं खोएंगी। शी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड इन हार्ट्स। उत्तराखंड से बाहर जब आप जाते हैं, लोग आपसे मिलते होंगे, यहाँ के म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। आज की तारीख में अगर वो लोग आपको सुन रहे हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, जो संगीत के लिए कुछ कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट से लेकर, तो आपकी एडवाइस उनके लिए क्या हो? क्या किए जाने की ज़रूरत है? पहली ज़रूरत तो ये है कि कलाकार जो जिसको वो ले रहे हैं, जो सिंगर आ रहा है, जिसको वो गवाना चाहते हैं, उसके अंदर वो बात है जो वो चाहते हैं, वो चीज़ उसकी निखारनी है। और म्यूजिशियन के अंदर यही होता है कि वो उसको गाने को निखारता है। सिंगर जो है उसको गाना है, किस अंदाज में गाना है, किस नहीं गाना, वो उसकी अपनी मर्जी पर होता है। वैसे हाल फिलहाल में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स उत्तराखंड से मिलके जो रियलिटी शोज़ तक भी पहुँचे हैं, तो आपको लग रहा है कि रियलिटी शोज़ जो हैं वो टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? नहीं, वो नहीं देते, ये मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि जब मैं खुद आपके सामने मौजूद हूँ, इंडियन आइडल, वॉइस ऑफ इंडिया, सारेगामा, सब में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जब मेरी एज देखी उस समय मैं 48 रन कर रहा था, तक नहीं ये 35 एज तक ले, सॉरी, मतलब कि वहाँ पे कला की कदर नहीं, वहाँ पे उम्र की कदर थी, ये रहा है। मतलब उनके क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया को लिमिटेड रखा हुआ था उन्होंने, उसी बेस के ऊपर उनका आजकल जो सिस्टम सब चल रहा है। मैं खुद क्योंकि उत्तराखंड से हूँ तो मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, प्रकृति आपके भीतर इतनी रची बसी होती है कि चाहे कोई आर्टिस्ट है, मतलब आई मीन चाहे कोई पेंट करता है या कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है या कोई लेखक है, तो नेचर बहुत हद तक आपको हेल्प करता है उस दिशा में जाने के लिए। मैं एक संगीतकार होने के नाते, एक सिंगर होने के नाते आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आपका तो पूरा जीवन यहाँ बीता है, नेचर ने कैसे आपको इंस्पायर किया गाने के लिए या आपकी आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए या अपने भीतर और इम्प्रूवमेंट्स लाने? प्रकृति का क्या योगदान? प्रकृति का योगदान तो ये रहा है कि उसने मुझे आज तक जवान रखा है। क्या बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये संगीत के मामले में जहाँ तक सवाल है, आज तक मैं संगीत में अभी तक अपने आप को जवान समझता हूँ। और मैंने आपकी आवाज़ इसका सबूत? मैंने कभी अपने दिमाग से ही नहीं सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं आज भी अपने आप को जवान समझता हूँ। ये अपनी आवाज़ मेरी है, बस आवाज़ की देन उसकी है और माँ का आशीर्वाद है। क्या बात है। उत्तराखंड में कुछ बात तो है। ये हम जैसे ऐसे मजाक में कहते हैं, उत्तराखंड में कुछ बात तो है। आइए ज़रा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी चीज़ें आपसे पता चली। अच्छा, जाते जाते एक बात और, कोई और ऐसे किस्से आपको इस वक्त याद हैं कि कभी किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है, उन्होंने किसी तरह की प्रशंसा की या तारीफ़ की, किसी भी सेंट्रल लीडरशिप से नेता आए हों या स्टेट से आए हों?
सेंट्रल में तो मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब कि उत्तराखंड से मैं बाहर ज़्यादा निकला नहीं। दिल्ली में हालांकि बहुत प्रोग्राम दिए हैं, दिल्ली में भी रहा हूँ, तो उसमें लोग आते थे तो पब्लिकली रहते थे वो, उनके सामने कई बार परफॉर्म किया है। मतलब फिल्मी हस्तियों के साथ भी कई प्रोग्राम दे चुका हूँ, राजेश खन्ना के सामने प्रोग्राम दे चुका हूँ, और आपके विश्वजीत के साथ प्रोग्राम दे चुका हूँ, और ये संजय खान और इन सब के मैक्सिमम बहुत लोगों के साथ प्रोग्राम दे चुका हूँ। ज़्यादा तारीफ हिंदी गाने पे मिलती थी या पहाड़ी गाने पे? नहीं, हिंदी गाने पे मैक्सिमम, और जहाँ मैं मतलब देखता था कि अपने लोग मतलब पहाड़ के लोग मुझे वहाँ पे गाना डेफिनेट गाता था मैं, और उसमें जो रिस्पॉन्स मिलता था वो आज भी दिल में मौजूद है। पर वो मेल और फीमेल वॉइस वाला तो हम उसके बिना आपको जाने नहीं देंगे। गाना पड़ेगा एक बार एक्सक्लूसिव। तो वही गा दूँ फिर, तो उसमें थोड़ा खुल के गाना पड़ता है। ला 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 ला, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के हवा, रब मेरे मैनू बचा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि जब आप इसको पूरी तैयारी के साथ जब मंच पर गाते हैं तो वो एक अलग इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो इम्पैक्ट मुझे अभी भी दिख उसमें रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और जो साउंड का बहुत काफ़ी इफेक्ट होता है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और आपने काफ़ी सब चीज़ तो सुन ली, लेकिन सर विस्लिंग मेरी है। मैं इनफैक्ट सोचने वाली थी कि ये इस बारे में जिक्र नहीं आया, तो मैं श्योर नहीं थी कि पूछूं या नहीं पूछूं, पर ठीक है, बात आ गई। वैसे आपके सामने सीटी बजाना तो गुस्ताखी होगी लेकिन हम इसे एक हुनर के रूप में देखें। हुनर के रूप में वही सुना दूँ, आजा रे परदेसी, मधुमती फिल्म का गाना, बहुत मशहूर गाना, लता जी का गाया हुआ, आजा रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार, वो हल्की सी झलक दे रहा हूँ आपको। माय गॉड, सुपर्ब सुपर्ब, फैंटास्टिक। मेरी तरफ से ये क्लैप आपके लिए बहुत ही शानदार। और आपने कहा कि ये गॉड गिफ्ट है, कब से कर रहे हैं आप? ये लखनऊ में एक चिड़िया होती है लाल, वो सुबह सवेरे उठ के बोलती है, उससे सीखा मैंने। कितने साल पहले की बात है ये 1970 से स्टार्ट किया मैंने, और तब से लगातार आप नहीं, ये जहाँ कहीं सुनने वाले लोग अपने होते हैं वहाँ पे गाता हूँ, हर जगह नहीं। मंच पे नहीं? मंच पे बहुत कम गाया है, बहुत कम। पर ये आपने कैसे मास्टर किया इसको पूरा, कि मुझे पूरा ये विसल में पूरा म्यूजिक और पूरा धुन वैसी गानी? प्रैक्टिस कुछ नहीं, ये मैंने कहा ना गॉड गिफ्ट है। किसी से सीखा नहीं? मैं जब सीटी मतलब इनहेल एक्सहेल बोथ फेज में मतलब मैं विस्लिंग कर रहा हूँ। हाँ। और सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में आपने ये कितने सेकंड्स के लिए गाया होगा? ये मतलब कि 1 मिनट तक? 1 मिनट से ऑनवर्ड ही गाया बल्कि इसको, क्योंकि एक्सहेल में इनहेल बोथ फेज है तो उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, और इंस्ट्रूमेंट्स अगर हो तो उसमें और ज़्यादा टाइम मिल जाता है, उसमें कंट्रोलिंग भी हो जाती है, तो प्रॉपर वे में उसमें सांस लेने का भी मौका मिल जाता है, तो इसलिए गा सकते हैं इसको आराम से। बहुत ही शानदार सर, बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से, और बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसे हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना, कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे हुनर कैसे बदलता है, वो आज आपने बताया है। और मुझे नाज है देहरादून पर, देहरादून ने मुझे प्यार मोहब्बत और प्रेस क्लब ने जो मुझे इज्जत बख्शी है, और हमें आप पे नाज है। सैल्यूट सर, अगेन थैंक यू सो मच।